Assalamu alaikum and welcome back to USA College of Pharmacy. Today our topic of discussion is the different properties of enzyme. So let's start our topic. Basically, we have studied already what is enzyme. Enzyme is a biological catalyst whose function is to catalyze the different biological reactions occurring in your body. ठीक है, तो एक बेटे आप कह सकते हैं जिंदा जानदार के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बेसिकली उनको कैटलाइज करना, उनको स्पीड अप करना, ये बेटे एंजाइम्स का काम होता है। एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन इन नेचर होते हैं, बेटे हमेशा ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके अंदर कार्बन पाया जाता है, हमेशा जिंदा जानदारों के अंदर बेटे पाए जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टीज थी जो हमने इसके बारे में पढ़ी भी। अब हम इसको कहते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि जिंदा जानदारों के अंदर पाया जाने वाला कैटलिस्ट है। जबकि बेटे हमारे पास अगर हम सिंपली कैटलिस्ट देखें ना बेटे, कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में फर्क क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है ना वो बेटे हमेशा किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जबकि बेटे जो कैटलिस्ट होता है वो आउटसाइड द बॉडी कोई भी होने वाले रिएक्शन को जो कैटलाइज करने के लिए केमिकल यूटिलाइज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे कैटलिस्ट है। तो बेटे जब भी हम किसी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की यानी कि एंजाइम की बात करें, दैट मीन्स we are talking about the any living organism. That means we are talking about the reactions, biochemical reactions, which are taking place in any living organism and which are being catalyzed by the biological catalyst। ठीक है, तो enzymes का मतलब बेटे ये है कि हम जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे। तो बेटे जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज आज हमने स्टार्ट करनी है, तो प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे पास एक एंजाइम आता है, अगर आप एंजाइम स्ट्रक्चर को देखें तो एंजाइम्स के अंदर क्या होता है कि एंजाइम्स के अंदर मौजूद एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, उस बेटे एंजाइम तब तक कुछ भी नहीं कर सकता, एंजाइम इज वर्थलेस और यू कैन से एंजाइम इज यूजलेस विदाउट एनी सबस्ट्रेट। कि जब तक एक मॉलिक्यूल ही नहीं आएगा जिसको एंजाइम ने कन्वर्ट करना है, तो बेटे एंजाइमेटिक फंक्शंस हो ही नहीं सकते, परफॉर्म एंजाइम वर्किंग कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये बात बताई कि बेटे जब हमारे पास एक आप कहेंगे कि एक सबस्ट्रेट होगा, एक मॉलिक्यूल होगा जिसको एंजाइम ने कन्वर्ट करना है उसके प्रोडक्ट्स में, तो बेटे वो आकर बाइंड करता है एंजाइम के साथ। ये हमने पूरी वो डायग्राम भी एक पढ़ी थी जिसके अंदर हमने ये सारा पढ़ा कि एक्टिव साइट थी, ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड किया, यानी कि वो मॉलिक्यूल बाइंड किया, फिर एंजाइम एक्टिवेट हो गया, फिर एंजाइम ने बेटे उस मॉलिक्यूल को उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटे ये हमने बात पढ़ी थी, जब प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। अब एक्टिव साइट बेटे फिर से खाली होगी। जब एक्टिव साइट फिर से खाली हो जाएगी मतलब कि नया मॉलिक्यूल आएगा, वो फिर बाइंड करेगा। इसी तरह बेटे दूसरा मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक एंजाइम की कैपेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास सुक्रेज एंजाइम ही है, सुक्रेज एंजाइम की कैपेबिलिटी है कि वो 10 सुक्रोज को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो जब बेटे वो उन 10 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर लेगा ना उनके प्रोडक्ट्स में, सुक्रोज को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, तो बेटे एक टाइम पीरियड ऐसा, अब जब तक वो 10 कन्वर्ट हो रहे हैं ना तब तक रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन बेटे जब वो 10 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे ना, 10 प्रोडक्ट्स बनने के बाद जो रिएक्शन स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि बेटे तब एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि एक एंजाइम था, उसने 10 सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है बेटे हमारे पास बेसिकली जब भी कोई एंजाइम कितने सबस्ट्रेट्स को कैटेलाइज कर सकता है, कितने सबस्ट्रेट्स को ब्रेक डाउन कर सकता है उनके प्रोडक्ट्स में, तो जो एंजाइम की बेटे जितनी कैपेबिलिटी होगी, कोई होगा वो 10 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर लेगा, कोई होगा वो 20 को कन्वर्ट कर लेगा। अब बेटे ये एंजाइम टू एंजाइम वेरी करता है कि वो कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है। तो बेटे जो एंजाइम जितने सबस्ट्रेट्स को कन्वर्ट करेगा ये हम उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कंसिडर करेंगे, और इसी को ही हम कैटालिटिक
प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखें ना, लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास एक एंजाइम भी है, कैन कैटेलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब लार्ज अमाउंट से क्या मुराद है? जैसे मैंने आपको बताया 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि एक एंजाइम था, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटेलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के, यानी कि बेटे उसने कन्वर्ट किया, उसने ब्रेक डाउन की 10 सुक्रोज मॉलिक्यूल्स की। तो अल्टीमेटली बेटे ये उस एंजाइम की कैपेसिटी थी कि वो 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकता था अपने प्रोडक्ट्स में। तो इसी को ही हम कहते हैं कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। जैसे आप देखिए एग्जांपल भी है हमारे पास, तो लिखा हुआ भी है सुक्रेज एंजाइम इन दैट स्मॉल अमाउंट, के बेटे जो सुक्रेज एंजाइम है वो बहुत कम क्वांटिटी में भी, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी इजिली कैटलाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ द सुक्रोज। और वो बेटे क्या कर सकता है, वो कम कंसंट्रेशन, जैसे सुक्रेज एंजाइम है, अगर वो एक एंजाइम है हमारे पास, तो वो बेटे एक अमाउंट, यानी कि उसकी एक कंसंट्रेशन है, उसके बावजूद भी वो बेटे जितने भी हमारे पास सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 10 है, अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो एक सुक्रेज एंजाइम 10 सुक्रोज को कन्वर्ट कर सकता है। तो यही बात ऊपर स्टेटमेंट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये बेटे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटे, आपको पता है जब भी कोई भी हमारे पास सोल्यूट मॉलिक्यूल हो और वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीट जो डिसॉल्व होने के बाद वो एक मोनोफेज सिस्टम बना ले उसने, कि वो हमारी सॉल्युबिलिटी है। तो बिल्कुल इसी तरह बेटे एंजाइम्स को हम बतौर सल्यूट कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम एंजाइम्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, और कुछ होंगे जिनके अंदर नहीं होंगे। तो वो उन्होंने आपकी स्क्रीन पर शेयर भी है, उन्होंने बताया हुए भी है। एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, कि बेटे ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं ये पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एंड डाइल्यूट अल्कोहल, या बेटे ऐसी अल्कोहल जिसके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला होना, पतले होने का मतलब क्या है, यानी कि कम कंसंट्रेशन होगी, यानी कि एंजाइम ऐसी अल्कोहल में डिसॉल्व हो सकते हैं जिसके अंदर कम अल्कोहल की अमाउंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 10% एथेनॉल सोल्यूशन, 10% एथेनॉल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर 10 ml एथेनॉल होगी और बाकी 90 ml पानी होगा। तो वो बेटे हमारे पास एक डाइल्यूट अल्कोहल की एग्जांपल है। तो बिल्कुल इसी तरह जिसके अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन कम हो, या बेटे जिसके जैसे वाटर है, इनके अंदर एंजाइम्स हमें हमारे सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। द एंजाइम कैन प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। और बेटे जितने भी हमारे एंजाइम हैं वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर प्रेसिपिटेट यानी कि सॉल्युबलाइज नहीं होते। और वो सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, जैसे बेटे अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड अल्कोहल है, उसके अंदर हमारा एंजाइम्स डिसॉल्व नहीं होते। इसी तरह अमोनियम सल्फेट है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये बेटे तीनों हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर हमारे एंजाइम्स सॉल्युबलाइज नहीं होते। ठीक है, अब बेटे इसके बाद हमारे पास स्क्रीन ऊपर करें बेटे, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, वो है बेटे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटे मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं वो यूजलेस होते हैं, वो वर्थलेस होते हैं जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं है ना। जैसे अगर मैं सुक्रेज और सुक्रोज की आपको एग्जांपल दूं ना, तो सुक्रोज बेटे मेरे पास मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यानी कि ये सुक्रोज वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है। और बेटे वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब बेटे जो सबस्ट्रेट है मेरे पास, जब तक अगर उसने जो मेरा एंजाइम है ना सुक्रेज, उसने बेटे तब तक एक्टिवेट होना ही नहीं जब तक इस मॉलिक्यूल सुक्रोज ने जाकर बाइंड नहीं करना। ठीक है, अब बेटे जब सुक्रोज जाकर उसके साथ बाइंड करेगा तभी हमारा एंजाइम एक्टिवेट होगा और जो हमारा वो सबस्ट्रेट है उसकी कन्वर्जन स्टार्ट होगी। तो उन्होंने हमें बेटे यहाँ पर यही बात बताई भी है कि हमारे पास जितने मर्जी, अगर मैं कहूँ ना मेरे पास 10 एंजाइम्स हैं, 20 एंजाइम्स हैं, तो जितने ज्यादा मैं एंजाइम बढ़ाती जाऊंगी मेरा रिएक्शन उतना स्पीडीली कंप्लीट होगा। तो बेटे ऐसे नहीं होता, आप बेशक जितने मर्जी एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे बेटे, तब तक रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं होगा। तो उन्होंने यही बात कही है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, या आप कह सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है, वो कभी भी एंजाइम की अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती कि आप एंजाइम बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। नहीं, बल्कि बेटे जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, यानी कि उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर जो कि हमारा
मतलब आप कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है जिसको बेटे उसने कन्वर्ट करना है, लेकिन बेटे वो भी एक सर्टेन लिमिट तक। अब वो किस तरह, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक एंजाइम था, अब एक एंजाइम ने 10, यानी कि बेटे जितने मैं सबस्ट्रेट करती जाऊंगी वो मतलब उनको कन्वर्ट करता जाएगा, लेकिन बेटे उसकी भी एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है। जैसे मैंने आपको कहा एक एंजाइम 10 को कन्वर्ट कर सकता है, जब बेटे वो 10 को कन्वर्ट कर लेगा यानी कि फिर उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम यही बात कहते हैं कि अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक जो रिएक्शन की स्पीड होती है ना, वो बेटे हमारी सबस्ट्रेट के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन जैसे ही एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देखिए लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि बेटे किसी भी रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। और बेटे वो स्पीड बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बीच में सुक्रोज ऐड करते जाएंगे। अब देखे ना बेटे, अगर मेरे पास एक एंजाइम है उसके साथ मैंने 4 सुक्रोज के सबस्ट्रेट ऐड किए हुए हैं, उन चारों को कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी है 10 को कन्वर्ट करने की, यानी कि अभी उसके पास 6% है ऐसा, आप कह सकते हैं 60% ऐसी है उसकी कैपेसिटी कि वो 6 और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है। तो फिर बेटे हम क्या करेंगे कि हम उस केस में, आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस केस में सबस्ट्रेट होगा तो एंजाइम आगे काम करेगा ना। अब एंजाइम तो पड़ा हुआ है, उसकी कैपेसिटी भी है, लेकिन सबस्ट्रेट ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये हमेशा सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, लेकिन बेटे अगर आप उसके बाद देखें, जैसे हमारे पास है, लेकिन ये भी बात एक सर्टेन लिमिट तक है, यानी कि एक बेटे मैक्सिमम लिमिट तक तो बढ़ेगा, लेकिन जब एंजाइम कम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। देखिए जैसे देखो ना लिखा हुआ है बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, के एक बेटे मखसूस वक्त के बाद इट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर आप आके देखो, उन्होंने बताया हुआ है पीएच है, पीएच में एसिड है। अब बेटे जैसे हमने आपको पता है पीएच क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि बेटे किस, ये हमने डिटेल्ड सूटिक्स में भी पढ़ा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी होती है। तो बेटे जब हम पीएच को फाइंड आउट करते हैं ना, तो आपको पता है यहाँ तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये 3 पीएच होती हैं हमारे पास। तो बेटे उन्होंने कहा है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा एंजाइम है पेप्सिन, जो कि हमारे मैदे में पाया जाता है, वो बेटे स्ट्रांगली एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है, यानी कि 1 से 2 जब पीएच हो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच है, उस पे काम करता है। लेकिन बेटे जैसे ही ये मेरा एंजाइम पेप्सिन किसी बेसिक मीडियम में आएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह बेटे मेरे पास एंजाइम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये बेटे हमारे पेनक्रियास यानी कि लबलबा में बनते हैं। तो बेटे जैसे ही ये जो एंजाइम है ये बेसिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बेटे जैसे ही इनको पीएच सूटेबल नहीं मिलती तो ये क्या करते हैं कि यानी कि एसिडिक पीएच के ऊपर जाते हैं, तो बेटे ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेटे एंजाइम्स की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी है कि उनको एक मुनासिब पीएच का मिलना, क्योंकि बेटे जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं और वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे आप देखें आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ भी है, पहले पीएच उन्होंने बताई हुई है एसिड्स। अब एसिड और बेस क्या शो कर रहे हैं बेटे, ये मीडियम बता रहे हैं। जैसे एसिड है, एसिड का मतलब क्या है कि एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, के बेटे अगर हमारे पास जो मीडियम है वो एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम क्या करता है बेटे, एसिडिक मीडियम एसिडिक एंजाइम्स के लिए है। क्योंकि बेटे अगर हमारे पास कोई बेसिक एंजाइम है और वो एसिडिक मीडियम में आ गया तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ट्रिप्सिन एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, के बेटे जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है ये पीएच 8.57 पे काम करता है। बेटा आपको पता है ना कि अगर 1 से लेके जो 7 तक की वैल्यूज हैं उनके दरमियान में पीएच हो तो पीएच एसिडिक कहलाती है, पूरे 7 के ऊपर हो तो न्यूट्रल होती है, और आगे 7 से लेके आगे 14 तक हो तो वो बेटे हमारी बेसिक पीएच है। तो आप देख सकते हैं 8.57 यानी कि ये 7 से ऊपर है, यानी कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो बेसिक पीएच के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर इन केस बेटे ये किसी भी तरह से आपकी बॉडी के अंदर किसी ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर पीएच एसिडिक है, तो बेटे ये वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
जैसे उन्होंने बताया हुआ भी है, ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज सेक्रीटेड बाय द पेनक्रियास, जो कि बेटे आपके लबलबे में बनती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, और जो कि बेटे खुराक की प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह बेटे हमारे पास बेसिस भी हैं, कि जो हमारे बेसिक मीडियम है ना, वो बेटे हमारे एसिडिक नेचर के एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, जैसे 1 से 2 तक है बेटे, इस पीएच के ऊपर जो एंजाइम काम करते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी भी ऐसे मीडियम में चले जाते हैं जहां पर पीएच बेसिक है, तो बेटे ऑटोमेटिकली वो जो एंजाइम है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे उन्होंने पेप्सिन की एग्जांपल दी है कि वो 1 से 2 पीएच पे काम करता है, लेकिन जैसे ही बेटे ये एसिडिक उसमें बेसिक मीडियम में जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बेटे हमने पीएच रिलेटेड तो बात पढ़ ली कि पीएच बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है एंजाइम्स के लिए। जो एसिडिक एंजाइम है उसने एसिडिक मीडियम में ही काम करना है, जो बेसिक एंजाइम है उसने बेसिक मीडियम में ही काम करना है। बिल्कुल इसी तरह बेटे एक और पैरामीटर, एक और प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर कहलाती है हमारे पास। हाँ बेटे, जितने भी एंजाइम्स हैं जो पीएच स्पेसिफिक हैं, वो बेटे टेम्परेचर स्पेसिफिक भी होते हैं। स्क्रीन ऊपर करें बेटे। तो बेटे हमारे पास टेम्परेचर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कि जितना टेम्परेचर एक एंजाइम को नॉर्मल वर्किंग के लिए चाहिए, वो उसको रिक्वायर्ड है। अगर वो उसको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ये देखिए बेटे, नीचे स्क्रीन पर उन्होंने आपको दिखाया हुआ है टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि बेटे जो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम काम कर सकते हैं, वो 96 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब बेटे आपको पता है कि टेम्परेचर कैलकुलेशन के भी स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, और केल्विन भी होता है। तो उन्होंने फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में आपको बताया हुआ है कि 96 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या बेटे अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर होंगे ना, अब बेटे जो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये आपका नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे इस टेम्परेचर के ऊपर उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और देखें अल्लाह पाक ने कितना शानदार ये तरीका रखा हुआ है, कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही इतना सेट किया हुआ है जिसके ऊपर एंजाइम्स काम कर सकें। लेकिन जैसे देखिए सर्दियां आती हैं, या आउटसाइड द बॉडी जैसे आपके माहौल में टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बेटे आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपका इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 ही मेंटेन रहता है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए उन्होंने बताया हुआ है 0 डिग्री अगर आप टेम्परेचर दे इंजाइम्स को, तो बेटे एंजाइम उधर बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर दें तो थोड़ी सी एक्टिविटी एंजाइम शो करते हैं, 35 से 40 के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, और 50 के ऊपर बेटे इनएक्टिव, और 60 के ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि ये बेटे उन्होंने टेम्परेचर स्केल्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। लेकिन इसी के नीचे बेटे एक लाइन उन्होंने बताई हुई है, इन सॉलिड कंडीशन इट मे बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, के अगर आप बेटे आप टेम्परेचर को कंसिडर करें, मतलब अगर आपके पास एंजाइम्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे अगर आप बेटे देखें पापेन एंजाइम है या ब्रोमिलेन है, वो भी इंशाल्लाह हमने कल आगे पढ़ने हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं बेटे, ये सॉलिड पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो उनका जो स्टेबिलिटी टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है हमारे पास। अब जैसे बेटे स्क्रीन नीचे करें, उन्होंने आपको 3 थर्मामीटर दिखाए हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। यानी कि ये तीनों स्केल्स हैं हमारे पास, जिनकी बेस पर हम अपने टेम्परेचर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपकी बुक के ऊपर बेटे उन्होंने पहले 2 बताए हुए हैं, जो कि फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है। और बेटे फ़ारेनहाइट में 96 से 99 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बेटे 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, वो टेम्परेचर उन्होंने बताया है कि नॉर्मल टेम्परेचर है, और इसी टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम सबसे ज्यादा वर्किंग शो करते हैं।